जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में जो श्रम निरीक्षक के बारे में जो देख रहे थे, हम लोग श्रम से रिलेटेड जितने भी कानून वगैरह जो श्रमिकों के लिए जो कानून बनाए हैं, उसके लिए एक अलग सिलेबस अभी नया जो जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। तो उसी के अंतर्गत आज हम लोग सिलेबस के अंदर ही वेतन भुगतान अधिनियम के बारे में भी उसमें सिलेबस में दिया हुआ है टॉपिक। तो हम लोग आज इसी के बारे में पढ़ेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बातें समझेंगे। देखेंगे इसमें क्या क्या ऐसी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं जो हो सकता है कि उससे प्रश्न बन जाए। ठीक है, टॉपिक्स, ये एक टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अंतर्गत जो जो खास बातें हैं उन सब चीज़ों को हम लोग आज इसमें इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद से इसी अधिनियम से कितने सारे प्रश्न बन सकते हैं, ये मैं फिर अभी तुरंत लेकर के आऊंगा। कुछ समय के बाद से उस वीडियो को भी अपलोड करूंगा। चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो वेतन भुगतान अधिनियम 1936 है, सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे 1936। ठीक है, वेतन भुगतान अधिनियम कब आया? 1936। देखिए दूसरा चीज, व्हिटली कमीशन के द्वारा ये उसी के सिफारिश पर ये वेतन भुगतान अधिनियम जो है 1936 में, ये 1936 आया। ठीक है और 23 अप्रैल 1936 को ये अधिनियमित हुआ। ठीक है, लेकिन पूरे तरीके से लागू होना, पूरी तरीके से उसको पूरे संपूर्ण भारत में लागू होना, अगर ये देखा जाए तो ये इसमें 28 मार्च 1937 को हुआ। उस समय क्या था? 37 है, 1937 है, मतलब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत होगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके से प्रश्न बना कि जो वेतन भुगतान अधिनियम है 1936, वो किस समय में, किस डेट में संपूर्ण भारत में लागू हुआ था, तो याद रखेंगे 28 मार्च 1937। चलिए आगे देखते हैं। बहुत जल्दी हम लोग इसको क्विक रिवीजन करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है और अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं आप। ठीक है, देखिए ये जो वेतन अधिनियम है, इसके अंतर्गत जो धाराएं हैं ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो मैं इन सभी को धारा के अनुसार बांटा हूँ, क्योंकि मैं प्रश्न में देखा था कि इन सभी में इस तरीके का अधिनियम में पूछ लेता है कि ये वेतन संबंधी बातें कौन सी धारा में की गई हैं। इस तरीके की प्रश्न भी आजकल बन जा रहे हैं, तो वो धारा भी याद रखना है, प्लस उसमें है क्या, ये दोनों भी। तो एक अच्छा सा सीक्वेंस वाइज याद करते बनता है, जैसे धारा 1 हो गया, धारा 2 हो गया, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए धारा 1 के अंतर्गत आपको याद रखना है, मासिक वेतन जो है वो आपको यहाँ पे निर्धारित कर दिया गया है कि 24,000 जो है आपका यहाँ पे मासिक अगर वेतन है किसी भी कारखाने में, किसी भी जगह पे, कंपनी में, तो फिर वो जो है ये जो वेतन भुगतान अधिनियम 1936 है उसके अंतर्गत आप आ जाते हैं। अभी के समय में ये चीज हो गया है। अब इससे पहले जब आप देखेंगे, इससे पूर्व में ये सबसे पहले 6,500 रुपये था, फिर 2012 में ये वृद्धि करके 18,000 किया गया और 2017 में फिर इसको 24,000 किया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे कि अभी जिस भी कर्मचारी की जो मासिक वेतन है 24,000 से यदि ऊपर है तो वो आएगा, नहीं तो अगर कम है तो ये जो है वेतन भुगतान अधिनियम के अंतर्गत वो नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं धारा 2 में। देखिए यहाँ पे देखेंगे, हो सकता है ये सबसे प्रश्न बने। ये जितने भी चीजें हैं अभी मैं इससे रिलेटेड प्रश्न भी बनाने वाला हूँ। ठीक है, आगे यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ठीक है, लाइक करते हैं तो थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलता है, तो और मैं अच्छे से इसमें काम कर पाता हूँ। तो उसी के लिए है, आप जरूर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा आपको। देखिए धारा 2 के अंतर्गत रेलवे वायु यातायात सेवा। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, ये रेलवे और वायु हो गया, यानी कि यातायात सेवा के अंतर्गत इसको ले लिए हैं। और जिसके अंतर्गत देखिए सेना और केंद्र सरकार नागरिक उड्डयन ये सब है, शामिल है। ठीक है, लेकिन ये जो है, ये जो तीनों जो मैं बताया आपको, रेलवे संबंधित और ये वायु, ये यातायात से संबंधित, और केंद्र का जितना भी कार्य है वो जो है ये अधिनियम के अंतर्गत नहीं आएंगे। ये जो पूरा बताने का मतलब केवल इतना ही है। ठीक है, उसके अलावा खदान और ऑयल फील्ड ये भी केंद्र के अंतर्गत है। इसके अलावा छोड़ करके बाकी जो राज्य के अंतर्गत है उन सभी चीजों पे ये नियम लागू होगा।
तो फोकस करके ये बताया गया, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि रेलवे, वायु यातायात, और जैसे यहाँ पे सॉरी ये खदान, ऑयल फील्ड, ये जो है खदान, ऑयल फील्ड, ये दोनों जो है इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, और रेलवे, वायु यातायात को। ठीक है, ये सब जो है ये वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के मतलब इस नियम से लोग बाहर है। ठीक है, इस अधिनियम से लोग बाहर है। इसके अलावा अगर कुछ भी बचता है तो वो सब जो है राज्य शासन के अंतर्गत तो नियम बनाने का उनको अधिकार मिलता है। चलिए अगला धारा इसमें देखते हैं। देखिए धारा 5। ठीक है, तो धारा 5 के अंतर्गत सभी धारा सीक्वेंस से मैं नहीं बता रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही देख रहे हैं हम लोग। इसमें देखिए किसी भी कारखाना में यदि 1000 से कम श्रमिक हैं तो उनके लिए माह में 7वें दिन जो है वेतन देना अनिवार्य किया गया है यहाँ पे इस नियम के अंतर्गत, इस धारा के अंतर्गत। यदि आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि वेतन का अधिकतम सीमा किस धारा में निर्धारित की गई है, तो आप क्या बताएंगे? धारा 5 में। ठीक है, और देखिए जिस संस्थान में 1000 से अधिक श्रमिक हो तो वहां पे 10वें दिन तक आपको भुगतान कर देना है। ठीक है, तो ये सब जो नियम कानून है ये धारा 5 के अंतर्गत है। यदि किसी श्रमिक को नौकरी से निकाला जाता है तो अगले 2 कार्य दिवस के अंतर्गत उसका समस्त भुगतान कर देना है उस व्यक्ति का, उस श्रमिक का। एक एक यहाँ पे जो आपको मैं ये टॉपिक बता रहा हूँ सभी से प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए धारा 5 के अंतर्गत ही है ये, शायद ये डबल वो हो गया है, छोड़ देते हैं इसको। देखिए ये है धारा 6। धारा 6 के अंतर्गत देखिए क्या बातें हैं। वर्ष 2017 में 17 से पूर्व वेतन भुगतान का माध्यम जो था वो चेक, नोट और सिक्का, ये सब चीजों में मतलब एक तरीके से हम लोग मेन यहाँ पे है कि नोट और सिक्के में पहले पेमेंट कर देते थे। मुख्य बात यहाँ पे ये धारा के अंतर्गत बताया जा रहा है आपको। लेकिन अभी क्या कर दिया गया है कि ये भी 2017 में किया गया। ठीक है, इसमें अब आपको पेमेंट करना है या तो चेक या तो बैंक। ठीक है, मतलब बैंक खाते में, ये 2 चीजें हैं अब। तो अब इस तरीके के 2 माध्यम से पेमेंट करना है। तो माध्यम यहाँ पे बोल दिया गया, यदि प्रश्न पूछेगा कि पेमेंट करने का माध्यम का वर्णन किस धारा में किया गया, तो याद रखेंगे 6, धारा 6। ठीक है, मैं खुद से अभी जितने ज्यादा इसमें डायमेंशन से प्रश्न बने उन सबको मैं बना करके आपसे अभी प्रश्न भी पूछूंगा, तो अच्छे से आप पहले इन सभी को पढ़ लेंगे। ठीक है, समझेंगे अच्छे से। देखिए धारा 8 के अंतर्गत देखते हैं क्या बातें हैं। देखिए फाइन या जुर्माना जो है ये वेतन के 3% से अधिक नहीं होगा। 3%। अगर किसी के ऊपर हम लोग जैसे जुर्माना वगैरह लगा देते हैं, चाहे कोई ऐसा फाइन लगा देते हैं किसी कर्मचारी के ऊपर हम लोग जो लगाते हैं, यानी कारखाना के अंतर्गत जितने भी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, तो मान के चले किसी भी काम के लिए कोई जुर्माना लगा दिए, ठीक है, काम सही से नहीं हुआ तो फाइन लगा दी, तो ये सब चीजों के लिए। उसके बाद देखिए 15 वर्ष से कम आयु के कोई भी अगर यहाँ पे कर्मचारी होता है उस पर किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। ये अधिनियम धारा, ये वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत धारा 8 में ये बात बताया गया है, तो ध्यान रखेंगे। 3 माह से पुराने प्रकरणों पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। यदि कोई काम जिसमें 3 महीना बीत गया और 3 महीने के बाद से उस पर कोई कार्रवाई हो रहा है तो वो गलत है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। 3 महीने के अंदर जो भी होता है उसी पे होगा। ठीक है, जुर्माना किस्तों में वसूला नहीं जा सकता। ठीक है, जुर्माना लगा दिया, अब उसके लिए ईएमआई बना दी कि आप अपना जुर्माना जो है ईएमआई में उसको पेमेंट करेंगे, तो इस तरीके का कोई भी काम नहीं किया जा सकता। तो देखिए ये सब रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। चलिए देखते हैं। ये भी देखिए डबल हो गया है, क्योंकि ये धारा वगैरह में थोड़ा सा इस अलग से सब चीजों को खोजना समझने में थोड़ा सा
हो गया है। बाकी देखिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है। धारा 14 जो है वेतन भुगतान अधिनियम 1936 का धारा 14, इस अधिनियम में सबसे मुख्य बात ये है कि इस अधिनियम की जांच के लिए श्रम निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो श्रम निरीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किस धारा में, किस धारा के अंतर्गत वर्णित है? तो याद रखेंगे 14, धारा 14। ठीक है, तो बस ये कुछ कुछ खास बातें हैं इसके अंतर्गत, ये सारी चीजें हैं। और लास्ट में आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि ऐसे पारिश्रमिक जहां वेतन भुगतान अधिनियम लागू नहीं होगा, तो ऐसे कहाँ पे, किस जगह पे हैं जो जिनके कर्मचारियों के ऊपर वेतन भुगतान अधिनियम लागू नहीं होगा? उसके अंतर्गत है उपदान। किसी भी प्रकार से किसी को दान वगैरह में कुछ दे देते हैं, इस टाइप से जो देते हैं वो नहीं होगा। प्लस दिवाली, होली दिवाली टाइप का जितना भी जो बोनस वगैरह जो मिलता है, वो बोनस का किसी भी तरीके से आप कंप्लेन नहीं कर सकते, वेतन भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, यही सब चीजों से प्रश्न बन जाता है। देखिए पेंशन है, भविष्य निधि है, ये सब जो है ये भी भुगतान के अंतर्गत, वेतन भुगतान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो इन सभी चीजों से कोई भी आपको परेशानी हो रहा है, चाहे कुछ भी ऐसा, इस सब मामले में किसी भी तरीके से आप इस अधिनियम का सहायता नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक बहुत जल्दी इसको हम लोग रिवाइज कर लिए बहुत अच्छे से। तो ये हमारा जो है वेतन भुगतान अधिनियम का जितनी बेसिक चीजें हैं यहाँ से कंप्लीट है। इसके अलावा ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना को बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, कि कोई भी यहाँ से प्रश्न बना तो आप आंसर उसका निकाल लेंगे। चलिए मैं तुरंत जितना जल्दी होता है मैं इसका क्वेश्चन खुद से फ्रेम करके आपके सामने लेकर के आऊंगा। अगला वीडियो उसी के लिए अपलोड करूंगा मैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।